गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। और फूड एंड न्यूट्रिशन में सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए। पहला चैप्टर था फूड एंड न्यूट्रिशन की जो टर्म्स थी, उससे रिलेटेड जो परिभाषाएं थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी। सेकंड चैप्टर जो था उसमें फंक्शंस ऑफ फूड एंड फूड ग्रुप्स, मतलब आधारभूत भोज्य समूह थे और भोजन के कार्य थे, वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम थर्ड चैप्टर ले रहे हैं, स्टडी ऑफ कॉमन फूड्स। और कॉमन फूड्स मतलब खाद्य पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ, वो बहुत तरह के होते हैं। तो पहले हम इसका थोड़ा वर्गीकरण देख लें कि कौन कौन सी तरह के खाद्य पदार्थ संसार में पाए जाते हैं, दुनिया में पाए जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों की प्राप्ति के अनुसार, प्राप्ति के जो साधन हैं उनके अनुसार हमने इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया है। एक वनस्पति जगत यानी वेजिटेटिव और एक प्राणी जगत यानी एनिमल्स से प्राप्त भोज्य पदार्थ। तो जो वेजिटेटिव होते हैं यानी वनस्पति जगत से जो प्राप्त होते हैं उसमें बहुत सारे होते हैं, अनाज है, दालें हैं, सूखे मेवे, फल, सब्जियां, शक्कर, गुड़, तेल, ये सब जो हैं वो तो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। और जो दूसरा है एनिमल सोर्सेज यानी प्राणी जगत, उसमें दूध, अंडा, मांस, मछली, यकृत, ये सब जो हैं वो प्राणियों से प्राप्त होते हैं। अब हम एक एक खाद्य पदार्थ को अलग अलग लेंगे और उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम ले रहे हैं अनाज यानी सीरियल्स। सीरियल्स जो होते हैं अनाज, वो हमारे जो दैनिक आवश्यकता होती, दैनिक आहार होता है, उसका एक मुख्य आकर्षण, मुख्य आधार या मुख्य आहार होता है। क्यों होता है कि अनाज हमारा मुख्य आहार है? हम ऐसा क्यों नहीं है कि सिर्फ दूध पी के रह जाएं या बहुत सारी सब्जियां खा लें, पेट भर लें, ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ अनाज को ही हमारा मुख्य आहार मानते हैं और सदियों से ये चला हुआ आ रहा है। जो अनाज होते हैं उनमें बहुत तरह की वैरायटी है, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्की, चावल, बहुत सारी तरह के अनाज होते हैं। अलग अलग भारत के देशों में या संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के वहाँ सीरियल्स पाए जाते हैं। जैसी वहाँ क्लाइमेट होती है वैसा क्लाइमेट में वो अनाज वहाँ उगता है और वहाँ के लोग उसी को ही सबसे ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। अगर दक्षिण में चावल ज़्यादा होते हैं तो दक्षिण वाले चावल ज़्यादा खाते हैं, और जो चावल जब वो खाएंगे तभी उनको संतुष्टि मिलती है। लेकिन वही चावल अगर हम राजस्थान निवासी ज़्यादा खाएंगे तो हमें संतुष्टि नहीं मिलती। और जो अनाज होते हैं उनमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, मतलब उनमें पानी बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए वो लंबे समय तक हम उनको संग्रहित कर सकते हैं। अनाजों को लंबे समय मतलब बहुत एक मुख्य आहार और बहुत अधिक खाने के पीछे कुछ और भी कारण हैं। एक तो ये इजी अवेलेबल है, मतलब पूरे संसार में सब जगह जहाँ भी आप जाओगे आपको भले ही चपाती नहीं मिलेगी तो ब्रेड तो मिल ही जाएगी, सूजी मिल ही जाएगी, सेमोलिना। तो इस तरह से अनाज हमें पूरे संसार में इजी अवेलेबल है। सबसे सस्ते स्रोत होते हैं कि हमें एनर्जी मिले, हमें हमारे को जो पूरे दिन के काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा के लिए सबसे सस्ते स्रोत हमारे संसार में अनाज ही होते हैं। तो इजी अवेलेबल है, उत्तम स्रोत हैं और बहुत अच्छे से हमको संतुष्टि देते हैं खाने में, इसलिए अनाजों को सबसे अधिक खाया जाता है। अनाजों के अंदर स्टार्च बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जब हम चैप्टर लेंगे तब मैं बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च का नाम होता है, तो इसलिए स्टार्च बहुत अच्छी मात्रा में होता है। प्रोटीन, मिनरल यानी खनिज लवण और विटामिन बी, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे हैं उसमें भी, थायमीन, राइबोफ्लेविन, वो भी हम जब विटामिन का चैप्टर आएगा तब हम वहाँ पढ़ेंगे। तो बाकी चीज़ें जो होती है वो गुड मतलब अच्छी होती हैं, बहुत कम नहीं, अच्छी होती है, लेकिन स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है अनाजों के अंदर। अब यदि हम अनाज का संगठन यानी कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं
तो कॉम्पोजिशन में ये है कि ऊर्जा के तो सबसे सस्ते स्रोत होते ही हैं कि अगर हमने 100 ग्राम अनाज यानी 100 ग्राम आटा अगर हमने खा लिया है तो हमें 350 किलो कैलोरी, 340 किलो कैलोरी इजीली अवेलेबल हो जाती है, जबकि इतनी कैलोरी किसी और चीज़ से हमको इतने सस्ते दामों पे हमको नहीं मिल पाती है। ऊर्जा के अच्छे स्रोत होते हैं। उसके अलावा अनाजों में कार्बोहाइड्रेट 60 से 80% होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट 60 से 80% पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? एक स्टार्च होते हैं, एक सेल्यूलोज होते हैं और फाइबर। तो स्टार्च जो होता है वो तो हमको पचाने लायक है। स्टार्च अगर हमने खाया है तो स्टार्च डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट होएगा, मतलब परिवर्तित होगा, फिर डेक्स्ट्रीन माल्टोज में परिवर्तित होएगा, मतलब और छोटा रूप, और माल्टोज वापस से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो हमने अनाज खाया उसमें स्टार्च नामक एक कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन उसने हमको ग्लूकोज दे दिया, और ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया से, मतलब ज्वलन की क्रिया करके हमको वो ऊर्जा दे देती है। बोलना, चलना, देखना, सुनना, समझना, उसके लिए ऊर्जा दे देती है। और उसके अलावा सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज हमारे शरीर में नहीं पच पाता, उसको पचाने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम होता है जो मनुष्यों में नहीं पाया जाता। वो एंजाइम यानी विकर, एंजाइम को हिंदी में विकर कहते हैं, तो वो एंजाइम मनुष्यों में नहीं पाया जाता, लेकिन गाय, बैल इनमें पाया जाता है। तो अगर वो किसी चीज़ का भूसा, मतलब अगर हम आटा छान के खाते हैं तो उसका भूसा अगर हम खाएंगे तो हमें फाइबर मिलेगा, मतलब हमारा पेट जल्दी भर जाएगा, तो मोटे नहीं होंगे क्योंकि ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं, वो इजीली निकल जाएगा। मल का आकार ज़्यादा होगा, इजी डिफिकेशन होंगे, वो सब होगा, लेकिन ग्लूकोज हमको नहीं मिल पाएगा। तो स्टार्च जो है वो हमको ग्लूकोज देता है, ऊर्जा देता है, और सेल्यूलोज हमारे शरीर को मोटा नहीं होने देता, मल का आकार बढ़ाता है, ये सब होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट अनाजों में 60 से 80% पाया जाता है। प्रोटीन्स जो हैं वो अनाजों में 6 से 12% होते हैं। 6 से 12% मतलब 100 ग्राम अगर अनाज खाएंगे तो या तो 6 ग्राम होएगा, या 7 या 11, अलग अलग अनाजों में अलग अलग प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम अनाज खाने से हमको 12 ग्राम प्रोटीन तक प्राप्त हो सकता है। और ये कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? ये होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिर ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन। तो कई तरह के प्रोटीन होते हैं, स्पेशली आटे में, मतलब जो गेहूं होता है, गेहूं का आटा, आप जब आटा लगाते हो पानी से तो आटे में 2 तरह के प्रोटीन हैं, ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन। फिर हमको जैसे मम्मी कहती है इसको थोड़ा और अच्छे से गूंथो और लोच लगाओ, तो वो थोड़ा लचकदार बनेगा और रोटी जो है फटी हुई नहीं बनेगी। अगर हमने फटाफट आटा लगा दिया और रोटी बना देंगे तो वो फट जाती है। और अगर हम आटा लगा के डो, मतलब उसका वो लोया बना के रख देते हैं, तो वो बहुत अच्छी रोटी बनती है। क्यों बनती है? उसके पीछे विज्ञान ये है कि जो ग्लूटेनिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एक छोटा रूप होता है प्रोटीन जिससे बनता है, वो होता है अमीनो अम्ल। वो हम प्रोटीन के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको ये बता दूं कि ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन, एल्ब्यूमिन, ये सब अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल को ही हम प्रोटीन कहते हैं क्योंकि अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन बनता है। तो जब ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन अमीनो अम्ल गेहूं के आटे में होते हैं तो वो पानी के साथ मिलने के बाद वो ग्लूटेन बना लेते हैं। वो एक तरह का ऐसा प्रोटीन बना लेते, ग्लूटेन, जो बड़ा इलास्टिक होता है और बिल्कुल लचकदार होता है, इसलिए आटे को बहुत अच्छे से मलने से वो ग्लूटेन बना के उसमें इलास्टिसिटी हो जाती है। लेकिन इसमें लाइसिन नामक अमीनो अम्ल बिल्कुल नहीं होता। अनाजों में लाइसिन नामक अमीनो अम्ल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। इसका मतलब है कि अनाज जो है पूर्ण प्रोटीन नहीं है। अगर हम अनाज खा लेंगे तो हम सोचेंगे कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, नहीं, लाइसिन की जो कमी है वो हो सकती है। फिर जो फैट है, वसा, वो अनाजों में 1 से 5% पाया जाता है। अगर हम 100 ग्राम गेहूं खाते हैं, आटा खाते हैं, तो आपको 2 ग्राम या 3 ग्राम या 4 ग्राम वसा, अदृश्य वसा, हमको दिखती नहीं है, वो अदृश्य वसा हमारे अंदर पहुंच जाती है। और ये फैट कहाँ होता है? अनाज में, भ्रूण में, गुड़ी होती है ना, जो सबसे अंदर की जो चीज़ होती है, भ्रूण में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अनाजों में मिनरल्स,
खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब जो होते हैं, तो मिनरल्स, खनिज लवण जो होते हैं वो 0.6 से 2.7% तक पाए जाते हैं, और उनमें भी सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस ही पाए जाते हैं। थोड़ा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, और उसके अलावा दूसरे मिनरल्स इतने अधिक नहीं पाए जाते। और अनाज में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रही हूँ, जब विटामिन बी पढ़ाऊंगी तब मैं आपको कोई 10-11 तरह के विटामिन बी के नाम बताऊंगी। तो कई सारे विटामिन बी होते हैं, इसलिए हम उनको इकट्ठे को मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम दे देते हैं। जब बीमार होते हैं तब भी तो डॉक्टर कहता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक दवा खा लो, तो उसमें थायमिन की कमी हो, राइबोफ्लेविन की, नायसिन की, पिरिडॉक्सिन की, या फिर बायोटीन की, या B12 की, फॉलिक एसिड की, जो भी कमी होती है तो वो उस टैबलेट में एक साथ आ जाती है, तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो अनाज में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन और जो अंदर होता है भ्रूण पोष, जो बिल्कुल अंदर की गुली, उसमें विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। व्हीट जर्म ऑयल, हम उसको व्हीट जर्म ऑयल भी कहते हैं। ये सारा जो कॉम्पोजिशन था, संगठन, ये सिर्फ जो एक जनरल अनाज के लिए मैंने बताया। अब थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाएंगे हम कि अनाजों में हम गेहूं, चावल और मक्का, हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे गेहूं है, तो गेहूं आपने देख ही रखा है, तो उसका जो बाहरी भाग होता है उसमें तो पाया जाता है सेल्यूलोज, मतलब जब वो पिसता है तो वो, हम जब आटा छानते हैं तो वो तुस, जिसको अपन चोकर बोलते हैं, तो वो सेल्यूलोज वाला पार्ट होता है बाहर वाला, जो हमें एनर्जी नहीं देता, लेकिन अगर हम उसको खाएंगे तो हमको ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, तो हम मोटे नहीं हो पाएंगे। तो कई जने आजकल मोटापे को कम करने के लिए भूसी की रोटी भी खा रहे हैं, बस उससे पेट तो भर ही जाता है। तो बाहर का जो गेहूं का भाग है उसमें सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो मध्य वाला पार्ट है, जो उसका थोड़े अंदर वाला पार्ट, उसमें थोड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टार्च, और थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। मैंने ऊपर प्रोटीन बताई दी है आपको। उसके बाद में जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसमें प्रोटीन और वसा, भ्रूण पोष में अभी बताया था, भ्रूण में वसा होता है, प्रोटीन पाया जाता है सबसे अंदर, और वसा पाया जाता है यानी फैट, और थोड़ा सा विटामिन ई भी पाया जाता है, जो कि व्हीट जर्म ऑयल अभी बताया था। तो विटामिन ई सबसे अंदर वाले पार्ट में पाया जाता है, इसलिए गेहूं के सारे ही पार्ट अच्छे होते हैं। आपको गेहूं किसी भी रूप में अगर आप खाओगे तो वो आपको अच्छे से नरिश करता है। फिर गेहूं की अगर हम पौष्टिकता बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ाएंगे, मतलब क्या गेहूं पौष्टिक नहीं है? पौष्टिक होता है, लेकिन जैसे अब इसमें मान लो कैल्शियम या फास्फोरस कम है, या फिर अभी मैंने बताया था लाइसिन अमीनो अम्ल बिल्कुल नहीं है, तो अगर हमने लाइसिन इसमें डाल दिया फोर्टिफाई करके, प्रबल करके, जैसे ब्रेड बन रही है, ब्रेड में लाइसिन अमीनो अम्ल डाल दिया तो वो पूरे अमीनो अम्ल हो गए, यानी सारा प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन हम उस ब्रेड में पा लेते हैं। सप्लीमेंटेशन मतलब जैसे खिचड़ी बनाते हैं अपन कि भाई एक तो दाल और एक चावल, तो चावल में भी लाइसिन अमीनो अम्ल नहीं होता, मतलब अनाजों में पूरों में ही नहीं होता, तो चावल में लाइसिन नहीं है। लेकिन जब अपन दाल उसमें मिक्स करते हैं तो दाल में लाइसिन भरपूर है, तो लाइसिन वो उसको दे देता है। फिर जब अपन दाल पढ़ेंगे तब मैं वहाँ बताऊंगी कि वहाँ दालों में मिथियोनिन अमीनो अम्ल नहीं होता, लेकिन मिथियोनिन इसमें होता है, मतलब अनाज में होता है। तो चावल जो है वो तो मिथियोनिन दे देगा, और जो दाल है वो इसको लाइसिन दे देगी। तो हम सप्लीमेंटेशन यानी पूरकता करके भी बहुत अच्छे से सारा न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, पोषक तत्व, और फोर्टिफाई करके भी, मतलब गवर्नमेंट हमको फोर्टिफिकेशन यानी प्रबलता की कुछ जो विधियां, क्रियाएं होती है वो करके भी हमको अनाज को बहुत न्यूट्रिशियस करके दे सकती है। उसके अलावा जो गेहूं होता है, गेहूं को हम कई रूप में खाते हैं।
साबुत गेहूं भी घुघरी के रूप में खाते हैं, दलिया के रूप में खाते हैं, सूजी जो उसका थोड़ा छोटा रूप होता है, फिर आटा, और आटे से भी बिल्कुल कम मैदा, सबसे पतला जो है वो मैदा होता है। मैदा में भ्रूण बिल्कुल नष्ट हो जाता है, अंदर की गुड़ी जो है, तो विटामिन ई नहीं होगा, फैट नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा, तो मैदा में सिर्फ स्टार्च होता है। जो मठरी वगैरह हम खाते हैं ना, केक, मठरी, जो भी मैदा की चीज़ें होती है बिल्कुल बेकार होती है, उनको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो खाली उसमें स्टार्च होता है, वो पेट भरता है और मज़ा आता है खाने में, सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ये नहीं मिल पाती, और इन सब चीज़ों से हम चपाती, केक, हलवा, मठरी, इडली, सब चीज़ें हम गेहूं की चीज़ों से बना सकते हैं। दूसरा जो अनाज है वो हम ले रहे हैं अभी चावल। चावल जो होता है वो दक्षिण भारत में, साउथ में बहुत ज़्यादा बनता भी है, उगता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा खाया जाता है। चावल में भी 3 पोर्शन है। जो सबसे बाहरी पोर्शन है, जो सबसे बाहरी क्षेत्र है, उसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं, मध्य वाले को भ्रूण पोष कहते हैं, और सबसे अंदर जो होता है वो अंकुर होता है, जर्म होता है। 3 पार्ट होते हैं इसके। फिर चावल में प्रोटीन 6 से 7% होता है, और स्टार्च 80% पाया जाता है। और स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 80%, प्रोटीन 6 से 7%। और अगर हम विटामिन की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ थायमीन और नाइसिन, 2 चीज़ इसमें ज़्यादा पाई जाती है। और उसके अलावा मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन चावल में पाया जाता है। उसके बाद में चावल को हम इडली, डोसा, खीर, खमन, पुलाव किसी भी रूप में खा सकते हैं। फिर चावल को जब ड्राई हीट करते हैं, वो जब जैसे चने से भुंगड़े बनते हैं, ड्राई हीट करके वो अपन भाड़ में वो करवाते हैं तो ड्राई हीट से, तो वैसे ही चावल की भी परमल बनती है। तो जो हम इसमें खाते हैं, चाट वाट में डाल के खाते हैं, तो ड्राई हीट से चावल से परमल बनती है। उसके अलावा एक पोहे बनते हैं। पोहे मतलब चावल को हल्का उबाल के और फिर मशीन से कूट के, वो सब क्रियाएं जो मशीनरी है मिल्स में बनती है। वो ऐसे नहीं कि हम चावल को उबाल के और कूटेंगे तो हम बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते हैं। और इसीलिए पोहे में आयरन भी अच्छा होता है, चावल से अच्छा पोहे में आयरन पाया जाता है। तो पोहे बन पाते हैं चावल से, परमल बन पाती है, और चावल से कई सारी चीज़ें बनती है। चावल में जो स्पेशली चीज़ें होती है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कई तरह के होते हैं, पढ़ाएंगे जब आपको वापस से रिवाइज होएगा, और फिर आप रिलेट कर पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट में आप चावल में पढ़ेंगे, चावल में स्टार्च पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, और डेक्स्ट्रीन पाया जाता है। डेक्स्ट्रीन एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, फ्रक्टोज और सुक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, और स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। वो हम पढ़ेंगे तब आप वापस से रिलेट कर लेंगे। यहाँ अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम नाम ध्यान रख लें कि चावल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रीन और ग्लूकोज। फिर दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं चावल में, वो होते हैं ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन जो है वो इसमें भी पाया जाता है ना, जो अनाजों में, गेहूं में भी पाया जाता है। तो ग्लूटेनिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा चावल में जो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोलेमिन ये पाए जाते हैं, पर थोड़े कम मात्रा में। और मिनरल्स यानी खनिज लवण जो होते हैं चावल में, वो आयरन, कैल्शियम, आयरन मतलब लोह तत्व, लोह तत्व, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। लेकिन फास्फोरस फाइटीन रूप में पाया जाता है। फाइटीन मतलब थोड़ा बंधक रूप में, फिर उसमें जैसे हम पकाते हैं, भिगोते हैं, थोड़ा सा विटामिन सी खट्टा कुछ डालते हैं तो वो वापस से सही हो जाता है। पर बाकी ये मिनरल्स, ये खनिज लवण पाए जाते हैं। और जो चावल में विटामिन होते हैं वो थायमीन और नाइसिन ये पाए जाते हैं, मतलब विटामिन बी। लेकिन ये भी छिलके में ही पाए जाते हैं, बाहर।
तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा धो देंगे तो विटामिन बी ख़त्म हो जाएगा। तो कई जगह आपने देखा होगा पार बॉइल्ड राइस मिलते हैं, कि मतलब जो राइस होते हैं चावल, उनको छिलके के साथ ही मिल्स में, जो बड़ी बड़ी मिल होती है उनमें हल्का उनको भाप दे दी जाती है, जिससे कि जो छिलके के थायमीन और ये जो है नाइसिन विटामिन बी, वो छिलके वाला जो है वो अंदर आ जाता है चावल के अंदर। फिर उसके छिलके को हटा देते हैं। वो छिलके को हटाने के बाद तो वो चावल जो है वो विटामिन बी में अच्छी मात्रा में हमको मिल जाता है। उसके अलावा भी अगर हम चावल को बहुत अच्छा पौष्टिक बना के खाएं तो खमीरीकरण करके, जैसे चावल और दाल को भिगो के और पीस के हम डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो उसमें सब चीज़ें जो है वो इजी डाइजेस्टेबल भी होती है, पाचक भी होती है, और विटामिन बी सी ये सब बढ़ भी जाते हैं। और प्रबलीकरण करके भी चावल को दे सकते हैं, जैसे सरकार चावल में जो भी चीज़ कम होती है वो ऐड करके हमको बाजार में बेच सकती है। और तीसरे प्रकार का अनाज आज मैं पढ़ा रही हूँ मक्का यानी मेज़। मक्का जो होती है उसमें स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन जो है वो 5 से 11% पाया जाता है। इसके विटामिन नाइसिन और पिरिडॉक्सिन तो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, और राइबोफ्लेविन जो है वो थोड़ी कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो नाइसिन होता है, नाइसिन मक्का में बिल्कुल नहीं पाया जाता, और इसीलिए जब हम नाइसिन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बताएंगे वहाँ कि नाइसिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। यहाँ भी मैं बता देती हूँ कि नाइसिन नहीं होता, इसलिए यहाँ जो है बिना मतलब नाइसिन की कमी से जो रोग होता है वो पेलेग्रा रोग हो जाता है। और पेलेग्रा तब भी होता है कि अगर ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल ना हो तो। ट्रिप्टोफैन एक तरह का प्रोटीन होता है, मतलब अमीनो अम्ल होता है। तो अगर 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन होता है भोजन में तो वो 1 मिलीग्राम नाइसिन बना लेता है, तो वो उसमें परिवर्तित हो जाता है, तब तो नाइसिन की कमी नहीं होती। लेकिन एक तो नाइसिन है ही नहीं और दूसरा ट्रिप्टोफैन भी नहीं है, तो नाइसिन बनेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में पेलेग्रा रोग व्यक्ति को सबसे जल्दी हो जाता है। और मक्का को कई तरह से खाया जाता है, आटा के रूप में, दलिया के रूप में, सब्जी, पकौड़ी, सूप, कटलेट, उबाल के, सेक के, कई तरह से खाया जा सकता है। और जैसे चावल के पोहे बनते हैं वैसे मक्की के भी कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं। इनको उबाल के और दबाकर कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, उनको दूध वगैरह में डाल के हम खा सकते हैं। तो इस तरह से आज मैंने स्टडी ऑफ कॉमन फूड्स में सबसे पहले आपको अनाज पढ़ाया कि अनाज में किस तरह से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स यानी खनिज लवण और विटामिन्स पाए जाते हैं। और गेहूं यानी वीट, चावल यानी राइस और मक्का यानी मेज़, इन तीनों में कितनी कितनी क्या लेयर्स होती हैं, कितने इसमें पौष्टिकता होती है, कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स यानी खनिज लवण और विटामिन पाए जाते हैं, किस रूप में इनको खाते हैं और किस तरह से इनको प्रोसेस करके, अगर कम पौष्टिकता है तो किस तरह से उनको खमीरीकरण करके, प्रबलीकरण करके या फिर प्रबलीकरण करके और पूरकता करके हम इनको अच्छे से खा सकते हैं। तो जो अनाज और सीरियल्स जो है वो आज कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट टर्न पे दालें यानी पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे।